बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको जो हमने एक रैली अनाउंस की थी कि हम 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार कराची में एक रैली निकालेंगे। ये मैंने पिछले हफ्ते शायद आपसे जिक्र किया था। उसके मुतल्लिक आपको आगाही देनी थी और थोड़ी तफसीलात आपसे शेयर करनी थी कि 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और आयशा मंजिल से हम लियाकताबाद से होते हुए, 3 हट्टी से होते हुए, गुरु मंदिर से होते हुए, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से होते हुए, लाइंस एरिया से होते हुए इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। और वहाँ ज़ाहिर जो कुछ तकारीर होंगी और उस जो शुरका होंगे रैली के उनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह माजी में भी पीपल्स पार्टी कराची ने जितनी भी रैलीज़ की हैं, जलसे किए हैं, बड़े कामयाब हुए थे, और ये रैली भी माजी की उन रैलीज़ की तरह और जलसों की तरह कामयाब होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और कराची के शहरी जिन्हें हम दावत दे रहे हैं कि वो भी इसमें शरीक हों, शामिल हों और इस रैली का हिस्सा बनकर कराची में ख़ास तौर पर और सूबा सिंध में जो नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लिसानियत की सियासत जो शहर से ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से उभारना चाहते हैं, उस सोच के ख़िलाफ़, उस नज़रिए के ख़िलाफ़, उन जमातों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का जो एक मंशूर है, एक सोच है कि सूबा सिंध के लोग मिलकर रहें, उनकी ज़बान कोई हो, कौमियत कोई हो, ताल्लुक़ किसी इलाके से हो, लेकिन जहाँ वो सूबा सिंध में रहते हैं तो सिंधी बनकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे सूबे में, हमारे शहर में अमन हो और हमारा शहर और सूबा जो है वो तरक्की कर सके। तो इन साजिशों के ख़िलाफ़ इस रैली को हम कामयाब बनाएंगे। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि MQM ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कराची के शहरियों ने उनको मुस्तरद किया और जो तवक्कुआत उन्होंने रखी थी, जितना उन्होंने अखराजात उस पर किए, जितनी गाड़ियाँ उन्होंने हायर की, उतनी बड़ी तादाद में लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। और माजी भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जब टैंकी ग्राउंड लियाकताबाद में जलसा किया तो MQM को बड़ी परेशानी लाक हुई कि हमारे गढ़ में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसी मकाम पर, उसी ग्राउंड में एक जलसा रखा। और मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन दोनों जलसों की फुटेज ज़रूर निकालें और देखें कि पीपल्स पार्टी के जलसे के मुकाबले में MQM की जो जलसी थी वो 10% भी नहीं थी। तो वो इलाका जिसको ये अपनी जागीर समझते थे, वो इलाका जहाँ किसी और सियासी जमात को कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं देते थे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर जलसा किया और जवाब में MQM ने कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। और ये रैली भी, जिसका नाम हमने कराची यकजहती रैली रखा है, ये भी इंशाअल्लाह ताला MQM की उस नाकाम रैली को एक भरपूर रैली की सूरत में जवाब देंगे। और ये तासुर जो वो पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, इसलिए कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं और कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी साबित किया है और इस रैली में भी हम साबित करेंगे कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए जाएँ तो उसका इलाज किसी के पास नहीं हो। तो पूरे मुल्क में जब झुर्लू फिर जाए तो कराची जो है कैसे उससे बच सकता है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम है। लेकिन उसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म साहब के उस बयानिए की भी मज़म्मत करूँगा जो एक मरतबा नहीं, बार बार अब वो ये बात कहते हैं, तवातुर के साथ वो बात कहते हैं, जब वो ये कहें कि जी सूबा सिंध पर, अंदरून सिंध से लोग जीत कर आकर कराची की हुकूमत को, कराची पर हुकूमत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इतनी कम अकली की बात है, ये इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात है
کہ کوئی بھی ایسا سیاسی کارکن، ایسا سیاسی لیڈر جس کو پارلیمنٹری پولیٹکس کی اگر الف بے بھی پتہ ہو تو وہ اتنی بیوقوفی کی بات اور جاہلانہ بات کر نہیں سکتا. لیکن ہمارا وزیر اعظم جو نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، اب وہ لسانیت کی سیاست کو صوبہ سندھ میں پروان چڑھانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن رہا ہے. یہ نیریٹو جو ایم کیو ایم کا نیریٹو ہے، یہ نعرہ جو ایم کیو ایم کا نعرہ ہے، یہ بات جو ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے اس لیے کہتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرے. اب وزیر اعظم ایم کیو ایم کے نعرے کو لے کر آگے بڑھا رہا ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کراچی شہر میں رہنے والی مختلف قومیتوں کے درمیان. کراچی شہر میں رہنے والے وہ لوگ جن کی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے خلاف، ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب ہی ہمارا وزیر اعظم بن رہا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لوگوں نے جب ایم کیو ایم کی لسانیت پر مبنی سیاست کو مسترد کیا، تقسیم کی سیاست کو مسترد کیا، وہ وزیر اعظم کے اس بیانیے کو بھی مسترد کریں گے. اور پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے سامنے آ رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی برس پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نئی ایم کیو ایم ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ پی ٹی آئی واقعی نئی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم کے نقش قدم پر چل رہی ہے. ایم کیو ایم ایک فاشسٹ جماعت تھی، ایم کیو ایم ایک دہشت گردی میں ملوث جماعت تھی. ایم کیو ایم نے شہر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کی. یہاں پر بوری بند لاشیں، یہاں پر بتہ خوری، یہاں پر یہ جو ابھی آپ کو بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ابھی تازی بات ہے کہ سزا بھی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو، وہ آپ کے سامنے ہے. 12 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے فاشزم پر چلتی ہے جو اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. وہ مخالفین ان کے سیاسی مخالف ہوں، وہ مخالفین ان کے پارٹی کے اندر مخالف ہوں، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ریلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بھرپور کامیاب ریلی ہوگی بلکہ وزیر اعظم کے بیانیے کو مسترد کرے گی، ایم کیو ایم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کرے گی. ایک منٹ ذرا وقار بھائی تھوڑی بات کریں. سید غنی صاحب نے تفصیل سے بتایا. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر کی سیاست کس طریقے سے 36 سالوں سے یرغمال رکھی گئی تھی اور اس کا شہر جو ہے اور اس کی جو سازش ہے اور جو یہ غسل و غارت گری کری تھی، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کراچی شہر جو ہے وہ ایک پرامن شہر ہے اور روشنیوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. 4 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کراچی کے شہری بھرپور تعداد میں اس میں شرکت کریں گے. اور آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم نے یہاں ریلی نکالی تھی، وہ فوٹیج بھی اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اس میں لوگوں کو پیسے بانٹ کے اور کرائے پہ لوگوں کو لایا گیا اور ان کی جو گاڑیاں جو انہوں نے ہائر کی تھی، وہ جو ویگنیں یا گاڑیاں وہ خالی جا رہی تھیں. تو ان کا جو ریلی تھی وہ ناکام تھی. کراچی کے شہریوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ہر مقام پہ جہاں جہاں بھی اس نے جلسے کیے ہیں، ریلی کیے. اور آپ نے لاسٹ پچھلے دنوں دیکھا کہ سوئی گیس کے دفتر کے سامنے بھی ایک عظیم الشان ہم نے مظاہرہ کیا تھا گیس کے ایشو پہ اور کہ الیکٹرک کے لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ. تو انشاءاللہ کراچی کے شہری پاکستان پیپلز پارٹی کے نے جو خدمت کی ہے اس شہر کی، اور میں بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹر میں بہت سارے کام کیے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے کام سامنے لے آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہر میں جس نے اس نے خدمت کی وہ سامنے لے آئے. 300 ارب روپے کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ملے تھے مشرف دور میں، تو اس کا حساب کوئی نہیں ہے کہاں کیا کام ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رضویہ چورنگی پہ انڈر پاس بنایا، تینٹی کا فلائی اوور بنایا، ڈاکخانے کا فلائی اوور بنایا، عائشہ مندر کا فلائی اوور بنایا، واٹر پمپ کا فلائی اوور بنایا. یہ ڈسٹرکٹ سینٹر ہے. ہمیں ووٹ نہیں ملتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عباسی شہید اسپتال وہاں بنایا تھا، سپر مارکیٹ لیاقت آباد بنائی تھی. ہم اس بنیاد پہ خدمت لوگوں کی نہیں کرتے کہ ہمیں ووٹ نہ ملے یا نہ ملے، ہم لوگوں کی بنیاد خدمت بلا امتیاز کرتے ہیں. تو کراچی کے شہری آج اس بات کو بخوبی اس سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ اس شہر کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اس شہر کے ساتھ جتنی دشمنی ایم کیو ایم نے کی ہے، جتنی قتل و غارت یہاں کی ہے، جتنا یہاں بھائیوں سے لڑایا گیا ہے، اور آج پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی لسانی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، لسانی فسادات کرانے کے لیے وہ تفریق یہاں پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن
सिंध के बाशऊर शहरी और बिलखुसूस कराची शहर के बाशऊर शहरी इंशाल्लाह एमक्यूएम की साजिश को नाकाम बनाएंगे और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली में भरपूर तादाद में शिरकत करके इंशाल्लाह एमक्यूएम को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि एमक्यूएम ने तो एक मखसूस नारा दिया था और उनकी रैली का एक तासुर था कि उसमें मखसूस ज़बान बोलने वाले होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखसूस ज़बान बोलने वाली पार्टी नहीं है। पहला तो ये क्या उर्दू बोलने वाले आपकी इस रैली में शामिल होंगे, और दूसरा ये पॉलिटिकल सवाल है जो कि आज रिपोर्ट हुआ है कि पेबरा ने नवाज शरीफ की तकरीर और तहरीर नशर करने पर पाबंद रही। मार्शल में तो ऐसा होता था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इस आगाज़ में कहा कि हमारी ये रैली बुनियादी तौर पर एमक्यूएम के उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ है, एमक्यूएम की उस साजिश के ख़िलाफ़ है जो एमक्यूएम इस शहर में करना चाहती है कि लोगों को एक मरतबा फिर लड़ाए, हमारे उर्दू बोलने वाले जो भाई और बहनें हैं उनके अंदर खौफ पैदा करे और उनको खौफज़दा करके उनको डरा के, जिस तरह माजी में किया कि कभी सिंधियों से डराते थे, कभी बलोचों से पठानों से डराते थे, कभी पंजाबियों से डराते थे और कभी फिर खुद जो एमक्यूएम हकीकी बनी कभी उससे डराते थे। तो डरा के खौफज़दा करके उनको अपनी छतरी तले लाना चाहते हैं दोबारा ही एक मरतबा फिर। तो हम उसके ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं और हम अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों और बहनों को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि एमक्यूएम ने माजी में जितना उनको नुकसान पहुँचाया है शायद किसी और जमात ने किसी और वजह से उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। एमक्यूएम बनने से पहले जो एक इमेज था इस शहर में या पूरे सूबे में या पूरे मुल्क में हमारे उर्दू बोलने वाले जो बहनें हैं भाई हैं उनका, वो क्या था और एमक्यूएम बनने के बाद आज क्या है, ये फ़ैसला वो खुद करें। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो पहले जाने जाते थे, पहचाने जाते थे, वही शनाख्त उनकी हो कि पढ़े लिखे हैं, बाज़ौक़ हैं, तमीज़दार हैं, बजाय इसके कि जो एमक्यूएम ने उनको नाम दे दिए थे। तो ये तो गलत बात है। दूसरी जो आपने बात की सवाल अजीब सही था आपका कि हमारी रैली में उर्दू बोलने वाले होंगे कि नहीं होंगे। भाई हमारी रैली जो है वो नाम ही उसका एक तो कराची यकजहती रैली है, उसमें पीपल्स पार्टी में तो वैसे ही सब हैं, आपको हर रंग व नस्ल का आदमी हमारे यहाँ मिलेगा, हर मज़हब का आदमी हमारे यहाँ मिलेगा। तो यकीनन इस रैली में भी आपको हर रंग व नस्ल और हर ज़बान बोलने वाला आदमी मिलेगा। दूसरा जो सवाल आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ुद इस मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी और बौखलाहट को ज़ाहिर करता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब की जो 2-3 तकरीरें थीं उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। देखिए, कोई शख्स क्या बोलता है आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, वो गलत बोल सकता है। मेरा अपना नुक्ता नज़र है, ज़रूरी नहीं है कि सब आदमी उससे मुत्तफ़िक करें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर मेरे नुक्ता नज़र से आप इख्तलाफ करते हैं तो आप ये कहें कि नहीं वो तो ना टीवी पे चलेगा, कहीं नहीं चल सकता। तो ये बेसिकली इस मुल्क में जो सख्त तरीन आमराना अदवार रहे हैं उन अदवार में भी ये नहीं होता रहा, लेकिन चूँकि ये हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है, इंतहाई बुज़दिल है और ये सामना नहीं कर सकते कि कोई ऐसी बात सामने से आए जिससे इनके कदम डगमगाने लगे, तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम ये समझते हैं कि हर शख्स को अपनी बात कहने का हक़ है, आप उससे डिसएग्री करें। एमक्यूएम अगर कोई बातें करती है, हमें इख्तलाफ है उससे, हम कहते हैं गलत करते हैं, लेकिन उसका मतलब तो नहीं हम ये कहें कि जी आप बिल्कुल इनकी आवाज़ दबा दो और उनको बोलने मत दो। ठीक है, उनका हक़ है, जलसा करें, जुलूस करें, जो मर्जी बातें करें। फ़ैसला करना लोगों का काम है कि जो लोग इस मुल्क के लोग हैं वो फ़ैसला करें कि नवाज शरीफ ठीक बोलता है कि गलत बोलता है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आप टीवी चैनल्स पर इस तरह पाबंदी लगा देंगे कि आप उसकी आवाज़, तो ये आवाज़ रुकेगी नहीं। आजकल तो इतने ज़राए हैं बातें पहुँचाने के कि मैं ये समझता हूँ कि अब आवाज़ अगर मेन स्ट्रीम टी वी चैनल्स पर रोक भी देंगे तो शायद लोग इस जुस्तजू में कि क्यों पाबंदी लगी है, वो क्या बोलना चाहता है, सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़राए से उसको ज़्यादा सुनेंगे। तो ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। बहरहाल ये हुकूमत अक्लमंदी के फ़ैसले कभी भी नहीं करती, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इस तरह के फ़ैसले करेंगे। आपका जो बयानिया है, ये कर लें, उसकी अच्छा पहले ही कर लूँ। आपका जो बयानिया है खासतौर पर कराची में मोहब्बतों को फ़रोग़ देने के हवाले से, तो काफ़ी ऐसी सियासी जमातें हैं जो इसकी सपोर्ट करती हैं, जैसे PSP है या जमायत इस्लामी और दीगर कई जमातें हैं। तो क्या इस रैली में शिरकत की आप उनको भी कोई दावत देंगे या जो PDM का नया प्लेटफॉर्म है उस पर भी आपके कई सियासी ख्याल हैं? नहीं, देखें, अभी चूँकि ये रैली हमने पहले अनाउंस की थी, जब ये एमक्यूएम का हुआ है उसी के बाद फौरी तौर पर अनाउंस कर दी थी, तो ये तो पीपल्स पार्टी कराची के तहत ही रैली हो रही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम कराची के शहरियों को ज़रूर दावत दे रहे हैं कि वो उस रैली में शरीक हों और इस शहर को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की जो एमक्यूएम की साजिशें हैं उसको नाकाम बनाने में हमारा साथ दें। अच्छा, सही साहब, आप वज़ीर आला साहब के भी बयानात आ रहे हैं, सबके कोरोना
कोरोना केसेस दोबारा बढ़ गया और दूसरी लहर आ सकती है, तब इसका बढ़ गया और आज ही 15 लोग जो कल मर गए थे रिपोर्ट में, तो दैट पीपल्स पार्टी जो हुकूमती पार्टी के वो जलसे जुलूस करेगी तो अब दूसरों को कैसे रोकेंगे? क्योंकि हमने देखा मुहर्रम में भी जुलूस निकले, फिर पीपल्स पार्टी ने भी, एमक्यूएम ने भी रैली निकाली, जमात इस्लामी ने भी निकाली, तो कोरोना एसओपीज पर कहीं भी फिर अमल नहीं होता। देखिए, बात ये है कि उसूली तौर पर जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, अगर हमने सही अमल दरामद करना हो तो फिर किसी को नहीं करना चाहिए, फिर कोई इज्तिमा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर शहर में लिसानी सियासत को फ़रोग़ देकर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाए या साजिशें की जाएँ या फसादात कराने की कोशिश की जाए, तो बतौर सियासी जमात ये हमारा हक़ है कि हम उन साजिशों को नाकाम बनाएं। जितना कोरोना ख़तरनाक है, कोरोना से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक वो नैरेटिव है जो एमक्यूएम शहर और सूबे में फैलाना चाहती है। तो हम अगर चुप करके बैठेंगे तो शायद एमक्यूएम को एक और मौका मिलेगा कि आगे बढ़ें। हम ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि एमक्यूएम इस शहर से ख़त्म हो गई है, एमक्यूएम को लोग मुस्तरद कर चुके हैं, एमक्यूएम की नफ़रत की सियासत अब इस कराची के शहरियों की सियासत नहीं है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बिल्कुल इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो एसओपीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि रैली में चूँकि गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, तो लोग गाड़ियों में बैठें, फांसों पर बैठें, मास्क लोगों के पास हों, ताकि एक एहतियाती तदाबीर के साथ हम अपना जो मैसेज है वो आगे बढ़ा सकें। एक मिनट बात, एक सेकंड जी। आपने जिक्र किया था सानिया बल्दिया का, जिसमें जो अदालती फैसला है उस पर हर भी शौर को बजाय एतराज़ हो सकता है, और बतौर सूबाई हुकूमत क्या सिंध हुकूमत के पास ये गुंजाइश है कि वो इस फैसले पर नजरसानी के लिए कोई दरख्वास्त दायर करे? दूसरा, जमात इस्लामी भी अब जो है एमक्यूएम से ज़्यादा एक नया नैरेटिव लेके आई है जो कभी माजी में जमात इस्लामी का नहीं रहा, मेरिट और कोटा सिस्टम। तो क्या जमात इस्लामी को भी एमक्यूएम की डगर पर जाते देख रहे हैं? देखिए, पहला जो सवाल आपने किया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस पर, वो हमारी आपस में डिस्कशन हुई है और हुकूमत सिंध बिल्कुल इसमें अपील में जा सकती है। इसमें हम मशावरत कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ, कि हम किस तरह से और किन बुनियादों पर अपील में जा सकते हैं। फ़ैसला हुआ, कुछ लोगों को उसमें सज़ा भी दी गई, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि शायद कुछ और लोग ऐसे हैं जो सज़ा के मुस्तहक हैं जिनको इस फ़ैसले में सज़ा नहीं दी गई है। तो इस पर बिल्कुल हम गौर कर रहे हैं। दूसरी जो बात आपने की जमात इस्लामी की, देखिए जमात इस्लामी को जिस तरह मैंने कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक़ है कि अपनी वो बात करे। जमात इस्लामी ने कम से कम इस शहर के अंदर लिसानियत और जो तकसीम की सियासत है उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। कोटा सिस्टम पर उनका मौक़िफ़ है, ठीक है, वो रख सकते हैं। वो जो बल्दियाती निज़ाम है उसके ऊपर उनका ओपिनियन अपना है, वो रख सकते हैं। वो कराची की जो पॉपुलेशन है, जो सेंसस मुल्क में, वो उस पर एतराज़ात हैं, वो हमारे भी एतराज़ात हैं, वो रख सकते हैं। ये ऐसे इशूज़ हैं जिस पर बिल्कुल बात हो सकती है। हम किसी भी सियासी जमात के जेन्युइन अगर किसी कोई इशूज़ है ना, हमारा इख्तलाफ भी उनसे हो, लेकिन टेबल पर बैठ कर बात की जा सकती है। लेकिन अगर एमक्यूएम ये कहेगी कि अलग सूबा दो, इस पर बात नहीं हो सकती है। एमक्यूएम अगर ये कहेगी कि उर्दू बोलने वाले हम उनसे नफरत करते हैं, हम कराची में काम नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर बात नहीं हो सकती है ना। अगर आप पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी से बिल्कुल कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ हमारा हो सकता है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि उनको हक़ है कि अपनी बात करें, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं उस पर उनके साथ डायलॉग हो सकता है। एक मिनट, वो जी जी दो देखिए, पहली बात तो ये, मैंने एक बात अभी साथ में आपके और भी कही कि एमक्यूएम के नैरेटिव को बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि अंदरून सिंध से लोग जीत कर आते हैं और कराची पे हुकूमत करते हैं, इस बात की मजम्मत तो हर जमात को करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि पीटीआई का तो सिंध में कोई नहीं है ना, कुछ नहीं है। जो कराची से सीटें मिली है वो भी कैसे मिली आपको पता है। तो क्या पीटीआई को सूबा सिंध के ऊपर हुकूमत करने का हक़ है बतौर वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत के? नहीं। अगर इनकी बात हम सुन लें, मान लें, तो नहीं है इनके पास। तो ये सोच बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक सोच है। अगर ये सोच वज़ीर आज़म आगे बढ़ाएगा जो एमक्यूएम की सोच है, तो मैं समझता हूँ बतौर सियासी जमात ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि आप सबको भी इस पर बात करनी चाहिए कि जो बात एमक्यूएम कहती थी, जिसको लोग मुस्तरद करते हैं, वही बात अब पीटीआई उनका वज़ीर आज़म कह रहा है। तो इसलिए एक सियासी जमात के तौर पर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है
کہ ہم اپنا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے اس نفرت کی سیاست کے خلاف اس کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. جو بات آپ نے کہی ہمارے جو بارش سے متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے، تو یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے بطور سیاسی جماعت ہم سب نے اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کیا اور پیپلز پارٹی ان متاثرین کی مدد کر رہی ہے. یہ وفاقی حکومت کی بے حسی ہے، یہ وزیر اعظم کی بے حسی ہے کہ صوبہ سندھ کے 25 لاکھ لوگ جب سڑکوں پہ بیٹھے تھے، ان کے گھر ختم ہو گئے تھے، ان کے مال مویشی مر گئے، وزیر اعظم صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک مرتبہ جا کر ان کا حال و حال پوچھے. صوبہ سندھ تو نہیں آیا، خیبر پختونخوا کے متاثرین کے پاس نہیں گئے، پنجاب کے متاثرین کے پاس نہیں گئے، بلوچستان کے متاثرین کے پاس نہیں گئے. تو اس قسم کی وفاقی حکومت جو اپنے ایسے لوگ جو مستحق ہوں بیچارے امداد کے، جو غریب لوگ ہیں جن کی داد رسی ہونی چاہیے، ان کا وزیر اعظم صاحب نے کبھی پوچھا تک نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ کام بھی کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کرنی ہے. اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے نام لیے بغیر کسی ادارے پہ تنقید کی جائے تو واقعہ مچ جاتا ہے کہ جی اداروں پہ تنقید کی جا رہی ہے. وزیر اعظم صبح شام بیٹھ کر فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پالا، نواز شریف کو چوسری دے کر پالا. وہ خود تنقید کریں فوج کا نام لے کر تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ تنقید کریں تو وہ ایک واقعہ مچ جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں ایک میں گزارش کروں آپ سے، آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا فوج ہے، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے. بات ٹھیک ہے، اس حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر ضیاء الحق نے جو کردار ادا کیا ہے اس ملک کی تاریخ میں، ہم اس پہ تنقید نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے ہم بھی زیادتی کریں گے اپنے ساتھ اور اس ملک کی تاریخ کے ساتھ. جو کام ضیاء الحق نے کیا، جو کام جنرل مشرف نے کیا، وہ فوج کے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی تھی. تو جہاں ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کے کام کریں گے تو وہ تنقید سے نہیں بچ سکتے ہیں. اگر عدلیہ